हाय गाइस, आज हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी फॉर दिसंबर 2025। स्ट्रेटेजी चालू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं काफ़ी वक्त से वीडियो नहीं ला रहा था। उसके पीछे यही रीज़न था कि टैक्स ऑडिट का सीज़न चल रहा था एंड वो सीज़न के चलते मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं घर लेट आ रहा था, इसके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये स्ट्रेटेजी से मैंने खुद ने 60+ स्कोर किया है। ये एप्लीकेबल स्ट्रेटेजी है। जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ, देन दूसरों को बताता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी में पहले 2 रूल से आपको 2 रूल्स फॉलो करने हैं। एक तो आपको थियरी बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है। मतलब ना एफएम का थियरी अटेंड करना है, ना डीए का थियरी अटेंड करना है। डाटा एनालिटिक्स तो पूरा छोड़ के जाना है आपको। तो आप अभी बोलोगे भैया एमसीक्यू कैसे अटेंड करें डेटा एनालिटिक्स के? तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू बैंक में जो भी एमसीक्यूज़ दिए वो करने हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ वो करने हैं एंड बुक के पीछे के एमसीक्यूज़ करने हैं, दैट्स इट। डेटा एनालिटिक्स के लिए उतना एमसीक्यू इनफ हो जाता है, उसमें से ही आ जाता है। मैंने खुद ने 1 दिन पहले ही किया था डेटा एनालिटिक्स का एमसीक्यूज़ एंड वैसे ही आ गया था। अब पेपर पैटर्न पे डिस्कशन करते हैं। पेपर पैटर्न में क्या है कि 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, 2 मार्क के 1 एमसीक्यू होता है। उसमें से 10 से लेके 11 एमसीक्यूज़ किसके होते हैं? एफएम के। अब आप बोलोगे कि भैया एफएम की थियरी नहीं कर रहे, बट एफएम की थियरी वाले एमसीक्यूज़ तो आते हैं एफएम में, तो क्या करें? तो इसके लिए भी एक ही सोल्यूशन है, एमसीक्यू बैंक। जो भी इंस्टीट्यूट थियरी वाले एमसीक्यूज़ देता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो मोस्टली एमसीक्यू बैंक में से ही कवर होते हैं, या फिर वो बुक के पीछे के एमसीक्यू जो होते हैं उसमें से कवर होते हैं। उसके बाहर का कुछ आता ही नहीं है और ना आएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो थियरी वाले एमसीक्यूज़ आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल एमसीक्यूज़ आपको बाहर से दिख सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट खुद से बनाता है प्रैक्टिकल एमसीक्यूज़। सो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज़ के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से होना ज़रूरी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। जैसे कि मैंने बोला डेटा एनालिटिक्स को पूरा छोड़ के जाना है, तो उसके 4 टू 5 एमसीक्यूज़ आपको कहाँ से करने हैं? एक तो बुक के पीछे से, एमसीक्यू बैंक में से, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इन दोनों में से करना है। 3-4 स्टडी मैट है, आपने उसमें से कर लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो पूरा छोड़ दो। कुछ फ़ायदा नहीं है करके, पूरा छोड़ दो, नहीं होगा आपसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? जिनको थियरी पसंद है ना, वो लोग कर ले भाई। हम तो प्रैक्टिकल वाले इंसान हैं, हमें प्रैक्टिकल ही आता है, हमें नहीं बाबा रट्टा-वट्टा जमता। तो हम लोग ये तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा छोड़ देना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, रेशो एनालिसिस। हमेशा रेशो एनालिसिस ही आता है, रेशो एनालिसिस के अलावा कुछ नहीं आता। अब बोलोगे भैया रेशो एनालिसिस में क्या-क्या आता है? रेशो एनालिसिस में मोस्टली वो पूछता है डेटर का, रेशोज़ के बारे में पूछता है, टर्नओवर रेशोज़ के बारे में पूछता है, जीपी रेशो के बारे में पूछता है। तो अलग-अलग रेशोज़ के बारे में पूछता है। पिछले टाइम पे उसने पिछले टाइम पे उसने ईपीएस एंड क्या बोलते हो, डिविडेंड रेशो, पे आउट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इस तरह के रेशोज़ के बारे में पूछा था। तो रेशो एनालिसिस आपको पूरा करके जाना है। फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे किया जाता है, किस तरह से होता है, अगर ये सीखना है, तो आपको नितिन गुरु की वीडियो देखनी चाहिए। सीए नितिन गुरु सर ने काफ़ी अच्छे से रेशो एनालिसिस करके रखा है। आपका 2 मिनट में रेशो एनालिसिस हो जाएगा, मतलब 2-3 घंटे में रेशो एनालिसिस पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कवर भी हो जाएगा। मुझे अभी भी फ़ॉर्मूलाज़ याद है, बिकॉज़ ऑफ मैंने फ़ॉर्मूलाज़ कैसे बनते हैं वो देखा है एंड सीए नितिन गुरु ने मुझे बताया कि भाई किस तरह से फ़ॉर्मूला बनता है ये। तो उसकी वजह से मैं क्या है ना, फ़ॉर्मूला मॉडिफ़ाई भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसकी वजह से मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 7 आउट ऑफ 7 मिले थे रेशो एनालिसिस में। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमेशा आता है, हर अटेम्प्ट पे आता है। दिसंबर 2024 में फाइनेंशियल स्कोर आया था, वो अल्टमैन जेड स्कोर कुछ तो रहता है, वो आया था। तो फाइनेंशियल स्कोर भी करके जाना, उनके फॉर्मूलाज रट्टा मार के जाना, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिक वाला क्वेश्चन आता है, इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान लगा के किया ना, तो एडलेस ही करना है उसमें, ज़्यादा कुछ करना है नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एकदम बड़ा-बड़ा वाला तो नहीं पूछते वो लोग, 14 मार्क्स वाला। तो वो 7 मार्क्स का रहता है, छोटा-मोटा रहता है। एडलेस क्या होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन तीनों में क्या एडलेस होता है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं होता। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो रिजर्व होता है, वो कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस, इन दोनों को ही रिजर्व होता है, ठीक है? एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, नहीं तो कॉमन साइज आएगा। ये दोनों ईज़ी है, अगर आपने ठीक से पढ़ा ना इनको, तो भाई 1 दिन भी नहीं, मतलब आधा दिन भी नहीं लगता है इसको, 2-3 घंटे में ये चैप्टर पूरा उड़ जाता है।
अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। अगर आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनके कर सकते हो और आप 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स अपनी जेब में ले सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैं बता दूं ना आपको कि भाई उनकी जो एडजस्टमेंट होती है ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर के 4 to 5 पेपर्स भी अगर कर लिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता क्या है। तो वो 45 मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स है ना, मतलब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इनको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। इनके वेरिएशंस अगर आपने समझ के ले लिए कि किस तरह से निकालना है, किस तरह का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल इजीली 7 आउट ऑफ 7 देगा। मुझे 7 आउट ऑफ 7 यहाँ पे मिला है क्योंकि मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओम त्रिवेदी सर से रिवीजन वीडियोस से किया हुआ था। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखना है तो आपको ओम त्रिवेदी सर का रिवीजन वीडियो देखना पड़ेगा। वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डेविल, ये डेविल है, डेविल ये गुंडा है, गुंडा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गुंडा है, कैपिटल बजटिंग। काफ़ी लोगों को ये मुश्किल लगता है बट मुझे ये इजी लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक यूज़ करना होता है, इसमें अपना दिमाग यूज़ करना होता है। आपको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक इनकम स्टेटमेंट होता है, वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आता है एंड कंट्रीब्यूशन के बाद वो ईबीटी, ईबीआईटी, ईपीएस सब निकालते हैं। अगर वो चार्ट आपको अगर अच्छे से पता हो किस तरह से काम करता है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से काम करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, अगर ये सब का आपको नॉलेज हो तो आपको कैपिटल गेन सॉरी कैपिटल बजटिंग इजीली हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग में मोस्टली क्या क्या कवर होता है मैं बता दूं कि भाई वो पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए पूछेगा, नहीं तो मशीनरी ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर ये मशीन बेच के दूसरी मशीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में ही पूछेगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन होता है। एंड आपको एक राज की बात बता दूं, दोनों क्वेश्चन है ना पास्ट ईयर के रहते हैं। आप सीए में फाइनल के उठा लो, सीए फाइनल के उठा लो, नहीं तो सीए इंटर के उठा लो, नहीं तो सीए में इंटर के उठा लो, आपको पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट पास्ट ईयर क्वेश्चंस। इसके इतने क्वेश्चंस है ना पास्ट ईयर में इंस्टीट्यूट ने दिए हुए, अगर आपने वो करके भी गए ना, मतलब हाथ से नहीं, हाँ देख के भी गए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रिक क्या है, इसमें करना क्या है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, कैपिटल बजटिंग को करने का एक ही तरीका है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करना। अदरवाइज लॉजिकली सीखना चाहते हो तो लॉजिकली कर सकते हो, ठीक है, बट काफ़ी टाइम जाएगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करना, सीए सीए में दोनों के क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करना। सीए इंटर में काफ़ी हायर लेवल पे एक्चुअली कैपिटल बजटिंग सिखाया जाता है एंड काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ आपको कि आप सीए इंटर की बुक से पढ़ना कैपिटल बजटिंग स्पेशली। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी मैं सीए इंटर की बुक प्रेफर करता हूँ, ठीक है। मतलब एफएम के लिए मैं मोस्टली सीए इंटर की बुक पे ही डिपेंड रहता हूँ, बिकॉज उनका बुक अच्छा है, एकदम फैंटेस्टिकली एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ कि क्यों है, क्या है, किस तरह से है। तो अगर आपको ये पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग में 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स लेने हैं, तो आपको सीए इंटर का बुक को रेफर करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस है जिससे कि आपका ब्रेन के सेल्स खुलेंगे एंड आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। तो ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, इजी आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। मैंने आपको बता दिया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 का ए, वर्किंग कैपिटल हमेशा बुक से आता है, बाहर का आता ही नहीं है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, नहीं तो बुक का क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ आता है। इस बार भी क्या है, बुक का क्वेश्चन ही आया था, फिर मेरे टाइम पे भी बुक का क्वेश्चन ही आया था, ठीक है, उसके पहले भी बुक का क्वेश्चन ही आया था। अगर आपने वर्किंग कैपिटल के बुक के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, मैं इलिस्ट्रेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो कि वर्किंग कैपिटल में दिए हुए हैं, ठीक है, एफएम में। अगर उनको अच्छे से कर लिया आपने, तो आपका वर्किंग कैपिटल में 7 आउट ऑफ 7 आने के चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लिया तो कंफर्म हो जाता है कि आपको 7 आउट ऑफ 7 मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। बी में क्या आ सकता है, ईओक्यू, नहीं तो डेटा, नहीं तो कैश बजट। अब मुझे ऐसा लगता है कि कैश बजट काफ़ी वक्त से आया नहीं है, तो इस बार कैश बजट का क्वेश्चन आ सकता है। बट ईओक्यू एंड डेटर इनको करके जाना, इनके जो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के बुक में वो करके जाना, एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी इनके करके जाना, क्योंकि ये दो तीनों टॉपिक्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। इन तीनों में से एक आएगा, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल में अपना वो जो फॉर्मेट रहता है वर्किंग कैपिटल का वही आएगा एंड बुक का क्वेश्चन ही आएगा, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं होंगी, आप स्टेप मार्किंग लेके 6 नहीं तो 5 मार्क्स उड़ा ही सकते हो, 7 आउट ऑफ 7 नहीं तो 5-6 मार्क्स ही सही।
देन क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, डिविडेंड क्वेश्चन। ये जो डिविडेंड का क्वेश्चन है ये भी बुक का क्वेश्चन ही होता है, मोस्टली सब एफए में ना बुक का ही रहता है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई इधर का बुक उठाओ, उधर का बुक उठाओ, इधर का बुक उठाओ, ये ऑथर का बुक उठाओ, ये टीचर का बुक उठाओ। इसके चक्कर में पूरा एफएम धरा का धरा रह जाता है उनका, और उनको जमता नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो जो चैप्टर्स में बोल रहा हूँ ना कि बुक से करो, तो उनको बुक से ही करो, मतलब स्टडी मैट से ही करो इंस्टीट्यूट के, नहीं तो सीए के स्टडी मैट से करो। डिविडेंड के क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी इजी रहते हैं और फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, समझते हैं, तो आपको डिविडेंड का क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा एंड ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डिविडेंड का क्वेश्चन के लिए भी आप सीए नहीं तो सीएमए की बुक रेफर कर सकते हो। अगर आपको सीएमए की बुक में नहीं समझ रहा है तो आप सीए इंटर की बुक को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिविडेंड के क्वेश्चंस को। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं तो लीवरेज, ये दोनों चैप्टर इजी है। कैपिटल स्ट्रक्चर में है ही नहीं कुछ ऐसा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर करना पड़ता है। एंड लिवरेज में भी वही है फॉर्मूलाज। अगर तुम्हें फॉर्मूलाज एंड वो जो टेबल बोला था मैंने, इनकम स्टेटमेंट का टेबल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो ईबीआईटी आ जाता है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो आ जाता है। तो वो अगर आपको पता हो कैसे करते हैं तो आपको ये इजी जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज भी। बस इसी के ऊपर डिपेंड रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 थियरी डीए का लीव करो, नहीं करने की जरूरत, भाई दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने खुद ने थियरी बिल्कुल नहीं किया था डीए का, ना डीए का किया था ना एफएम के किया था। ठीक है, ये लक फैक्टर नहीं है, मैंने खुद ने नहीं किया था। मैंने खुद में किस में मार्क्स लिए थे, इन जो ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, ये रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, इन सब में मैंने मार्क्स गेन किए थे, 7 आउट ऑफ 7, 6, 5 ऐसे मार्क्स गेन किए थे। इसकी वजह से मुझे 60+ मिला। अगर आप थियरी करोगे तो थियरी में आपको एक पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है और कीवर्ड्स के अनुसार लिखना होता है। अगर वो नहीं लिखा, अगर डेटा एनालिटिक्स का कीवर्ड्स काफ़ी, मतलब पढ़ना पड़ता है उसको, तो कीवर्ड्स थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो डीए का थियरी करना मतलब भाई खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हाल हो जाता है। अब बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, पढ़ते कैसे है? तो पहले कौन से चैप्टर्स कवर करने चाहिए। पहले आपको रेशो एनालिसिस कवर कर लेना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेशो एनालिसिस कहाँ से करोगे आप? सीए नितिन गुरु सर से करोगे, आपका उनको वीडियो मिल जाएगा। बस यूट्यूब पे डालो कि रेशो एनालिसिस सीए नितिन गुरु, उनकी रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। तो उनका एक वे ऑफ स्टडी करने का तरीका है, वो उस तरीके से आपको दिमाग में वो डाल देंगे कि रेशो एनालिसिस करना है कैसे, तो आपके 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स वहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। देन उसके बाद कॉमन साइज, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, इनको पहले कवर अप कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके 14 से लेके 21 मार्क्स कवर हो जाते हैं आराम से। देन उसके बाद लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मैंने लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को पहले क्यों रखा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड एंड कैपिटल बजटिंग, इन तीनों चैप्टर्स को समझने के लिए आपको लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरलिंक है एक दूसरे से। अगर लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आपको समझा नहीं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग आपको समझेगा भी नहीं, मतलब समझेगा नहीं, मतलब दिमाग में नहीं जाएगा वो अच्छे से। कि भाई फॉर एग्जांपल एक टर्म यूज किया लिवरेज में से, तो कैपिटल बजटिंग में मोस्टली सब के चैप्टर्स कवर होते हैं जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, सीए में इंटर के, वो सब टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं कैपिटल बजटिंग में। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर पहले करनी चाहिए, आधे दिन में पूरे दोनों चैप्टर्स हो जाते हैं। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोस्टली सीए इंटर की बुक से करना। और हाँ, सीए इंटर की बुक में थोड़ा एडिशंस भी है, तो एडिशंस नहीं किए तो भी चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ और मेथड्स भी दिए हैं, जैसे कि येल टू मैच्योरिटी मेथड, तो वो मेथड आप सीए में इंटर को एप्लीकेबल नहीं है, वो मेथड नहीं किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तो भी चलेगा। देन उसके बाद आपको डिविडेंड करना है। डिविडेंड इसके लिए रखा मैंने, डिविडेंड क्योंकि मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने के बाद डिविडेंड इजी हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही डिविडेंड के फॉर्मूलाज बने हुए हैं। अगर आप कर अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही जो फॉर्मूलाज है वो डिविडेंड में है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। देन उसके बाद कैपिटल बजटिंग करना है, एंड देन सेपरेटली वर्किंग कैपिटल को करना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं पहले वर्किंग कैपिटल करूंगा, नो इशू, पहले वर्किंग कैपिटल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चेंजेस मत करना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टडी में चेंजेस बिल्कुल मत करना, आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
वर्किंग कैपिटल पहले कर सकते हो, उसका कुछ लेना-देना नहीं है इन बाकी के चैप्टर से। वो पहला करो या फिर लास्ट में करो या फिर मिडल में करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही अपनी सीएमए इंटर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी, ठीक है? एंड अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे मैं ये चार्ट मतलब पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, डेली वीडियो आता रहेगा अभी, क्योंकि टैक्स ऑडिट का सीजन अभी खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड मेरा काम भी खत्म हो चुका है, ठीक है? तो मैं डेली वीडियो डालता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।